सैर कर दुनिया के गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। इसीलिए दोस्तों, आइए हम दुनिया की सैर करने चलते हैं। आज हम दार्जिलिंग की तरफ आपको ले चलते हैं। आइए चलें दार्जिलिंग। दोस्तों, आज हम पश्चिम बंगाल के चाय के बागान यानी दार्जिलिंग की बात करने जा रहे हैं। आइए बताते हैं कि हमको दार्जिलिंग कैसे पहुंचना है। दार्जिलिंग में घूमने की कौन कौन सी खास जगह हैं, खाने पीने का क्या इंतज़ाम है, दार्जिलिंग घूमने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है, साथ ही जानेंगे दार्जिलिंग के बारे में और भी बहुत कुछ। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल सदर आलम को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और ये बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जैसे देशों से सटा हुआ है। दार्जिलिंग ब्रिटिश के समय से है। फेमस हिल स्टेशन ये उस वक्त से रहा है। ये अपनी दो चीज़ों के वजह से भारत के सबसे अहम टूरिस्ट पैलेस में से एक है। एक तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा व्यू के लिए, और दूसरी चाय के बागान के लिए। यहाँ बहुत बड़े स्केल पर चाय एक्सपोर्ट की जाती है। इसके अलावा ये अपनी खूबसूरती की वजह से टूरिस्ट को अपनी तरफ मुतवज्जह करती है, आकर्षित करती है। सबसे पहले बात करते हैं कि आप दार्जिलिंग कैसे पहुंच सकते हैं। अगर ट्रेन से यात्रा की बात करें तो यहाँ का सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी है। इस स्टेशन पर नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जाने वाली ज़्यादातर ट्रेनें रुकती हैं। यहाँ से दार्जिलिंग की दूरी लगभग 75 किलोमीटर है। यहाँ से आप प्राइवेट टैक्सी से या शेयरिंग टैक्सी से दार्जिलिंग जा सकते हैं। दार्जिलिंग जाने में 2 से 3 घंटे का वक्त लग सकता है। शेयरिंग में 400 से 500 रुपये किराया लगेगा। सबसे सस्ता विकल्प, सबसे सस्ता ऑप्शन, आपको सबसे सस्ते ऑप्शन के लिए आपको 2-3 किलोमीटर दूर सिलीगुड़ी बस स्टैंड जाना पड़ेगा। यहाँ से बस पकड़ के आप दार्जिलिंग पहुँच सकते हैं। बस का किराया है लगभग 100 से 150 रुपये। रोडवेज से, सड़क के रास्ते से दार्जिलिंग पहुंचने के लिए आपको सिलीगुड़ी के रास्ते से दार्जिलिंग जाना होगा। सिलीगुड़ी तक पहुंचने के लिए भारत के कई राज्यों से बस सर्विस और ट्रेन सर्विस अवेलेबल है। अगर आप जहाज़ से जाना चाहते हैं तो दार्जिलिंग का सबसे करीबी एयरपोर्ट बागडोगरा एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट दार्जिलिंग से लगभग 88 किलोमीटर की दूरी पर है। बागडोगरा से किसी भी कैब से आप 2 से 3 घंटे में दार्जिलिंग पहुंच सकते हैं। दार्जिलिंग पहुंचने के लिए चौथा ऑप्शन भी है हमारे पास, जो ऑप्शन सबसे खूबसूरत ऑप्शन है। यह है हिमालयन रेलवे का, या जिसे टॉय ट्रेन भी कहते हैं, और जिसका नाम DHL भी है। टॉय ट्रेन के डब्बों पे लिखा रहता है DHL, यानी दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज। लेकिन DHL यानी टॉय ट्रेन से आपको 7 से 7.5 घंटे का वक्त लग जाएगा। और टॉय ट्रेन आपको न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के पास सुबह 10 बजे मिलेगी, जो कि दार्जिलिंग शाम 5:30 बजे पहुंचाएगी।
ये सफ़र लंबा तो ज़रूर है, वक्त ज़्यादा तो ज़रूर लगता है, लेकिन इतने लंबे सफ़र में आपको दार्जिलिंग की बहुत सी खूबसूरत जगहें देखने को मिल जाएंगी। बात आती है कि इस ट्रेन का टिकट कैसे हासिल किया जाए। तो इस ट्रेन के टिकट को आप IRCTC की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं या सीधे काउंटर से भी ले सकते हैं, लेकिन काउंटर पर टिकट मिलने का चांस बहुत कम है, क्योंकि टिकट ऑनलाइन पहले ही बुक हो गई रहती है। अगर आपको ट्रेन में टिकट नहीं मिलती है, अगर आपको ट्रेन टिकट नहीं मिलती है और आप टॉय ट्रेन से जाना चाहते हैं, तो आप घूम मोनेस्ट्री के स्टेशन से दार्जिलिंग के टॉय ट्रेन की राइड ले सकते हैं। और ये ट्रेन रास्ते में कई फेमस जगहों पर भी रुकती है। आप बैठे बैठे ट्रेन राइड के साथ खूबसूरत जगहों का भी आनंद ले सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं। अब रही बात दार्जिलिंग पहुंचकर ठहरें तो कहाँ ठहरें, ये सबसे बड़ा मसला है, लेकिन इस समस्या का भी हल है। दार्जिलिंग में लो बजट के होटलों से लेकर हाई बजट की होटलें उपलब्ध हैं, तो आपको अपनी ज़रूरत और बजट के हिसाब से होटल का चुनाव करना होगा। और होटल के चार्ज की बात करें तो यहाँ होटल आपको 650 रुपये से 4000 रुपये तक के रूम मिल जाएंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखें तो अच्छा होगा कि होटल माल रोड या गांधी रोड पर ही लें, क्योंकि यहाँ से ट्रांसपोर्ट और खाने पीने की अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी और सारी सुविधाएं इसके करीब करीब चारों तरफ आपको मिल जाएंगी। बात करें खाने पीने की, तो यहाँ खाने पीने की प्रॉब्लम नहीं है। आपको वेज और नॉन वेज दोनों तरह के खाने मिल जाएंगे। ख़ास तौर से वेस्ट बंगाल का लोकल फूड आपको मिल जाएगा, साथ ही हर तरह के फूड आपको यहाँ मिल जाएंगे। रही बात कॉस्ट की, तो 120 रुपये से लेकर 150 रुपये तक में आपको एक डिसेंट थाली मिल जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर घूमने की, तो घूमने के लिए टैक्सी हायर करनी पड़ेगी, जो कि घंटा घर में मिलेगी, जो कि माल रोड के पास है। और टैक्सी वाला आपसे 1000 रुपये से 1200 रुपये तक चार्ज करेगा, जो 5 से 6 किलोमीटर की दूरी में आपको 7 से 8 टूरिस्ट पैलेस घुमाएगा और फिर शाम में वापस माल रोड पर ड्रॉप कर देगा। तब आप माल रोड के मार्केट को भी घूम सकते हैं और वहाँ शॉपिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद आप अगले 2 दिन में दार्जिलिंग से 10 से 20 किलोमीटर की दूरी पर जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ घूम सकते हैं। दार्जिलिंग में घूमने के लिए आप एक प्राइवेट टैक्सी या शेयरिंग टैक्सी बुक कर सकते हैं। एक बात का ख्याल रखें कि दार्जिलिंग पहुंचते ही 2 से 3 दिन के लिए टैक्सी बुक कर लें, क्योंकि 2-3 दिन के लिए एक साथ टैक्सी बुक करने पर आपको टैक्सी के भाड़े में सहूलत मिलेगी, टैक्सी वाला कम में बुक हो जाएगा। आइए बात करते हैं दार्जिलिंग में कौन कौन सी जगहों को घूमें। नंबर 1, टाइगर हिल। दार्जिलिंग से 13 किलोमीटर दूर वाक़ ये चोटी कंचनजंगा के बाद दार्जिलिंग की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ से दार्जिलिंग का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ से सनराइज़ का मंज़र, सूरज निकलने का दृश्य सबसे खूबसूरत दिखाई देता है। ये दृश्य, ये मंज़र, ये सीन इतना लुभावना होता है कि दार्जिलिंग जाने वाले सब लोग ये सोचते हैं कि मैं सनराइज़ ज़रूर जाकर टाइगर हिल पर देखूं। इस दृश्य को देखने के लिए टूरिस्ट सुबह ही से यहाँ पहुँच जाते हैं। सूरज की पहली किरण जब कंचनजंगा की चोटी पर पड़ती है तो कंचनजंगा का रंग गुलाबी और ऑरेंज नज़र आता है
और इस अद्भुत नज़ारे को देखते ही टूरिस्ट के मन खिल जाते हैं। इसलिए आपकी दार्जिलिंग साइट सीइंग में टाइगर हिल का होना आवश्यक है। दूसरी चीज़ है बतासिया लूप। बतासिया लूप दार्जिलिंग में स्थित एक रेलवे ट्रैक लूप है। यहाँ पहाड़ों को काटकर घुमावदार टॉय ट्रेन की लाइन बिछाई गई है। इसको एक खूबसूरत बाग की मानींद बनाया गया है, जिसमें पौधों की नायाब दुर्लभ किस्में देखने को मिलती हैं। बतासिया लूप के बीच में गोरखा सैनिकों की याद में बनाया गया गोरखा वार मेमोरियल है। टॉय ट्रेन इस जगह रुकती है, जिससे आप शहीदों के इस स्मारक को देख सकते हैं और शहीद स्मारक पर आप अपने फौजी जवानों को याद कर सकते हैं। रॉक गार्डन, पहाड़ों और चट्टानों को काटकर ही इस स्थान को बनाया गया है, इसलिए इसका नाम रॉक गार्डन है। यहाँ वाटरफॉल भी है, जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ाता है। घूम मोनेस्ट्री शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ बौद्धों का प्राचीन मठ है, बौद्धों का कदीम मंदिर है। घूम स्टेशन दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है, जिसकी वजह से यह टूरिस्ट के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ऑब्जर्वेटरी हिल, ये माल रोड के पास ही है। ये तिब्बती स्मारक और महाकाल मंदिर के लिए मशहूर है। इसके अलावा जापानीज़ टेम्पल, 10 किलोमीटर पर जापानीज़ टेम्पल है। ये मंदिर सफ़ेद पत्थर और गोलाकार आकृति का है। दार्जिलिंग रोपवे दुनिया में मशहूर है। चाय के बागान, हरी भरी चाय की खेतियों को आप दार्जिलिंग के रोपवे से आसानी से देख सकते हैं और दार्जिलिंग के चाय के बागान का लुत्फ़ ले सकते हैं। हैप्पी टी वैली, ये भी चाय के बागान हैं। 80% चाय की खेती हैप्पी टी वैली में होती है और हैप्पी टी वैली को चाय के अच्छी क्वालिटी के लिए जाना जाता है। माल रोड, सिंगरेला नेशनल पार्क, तिस्ता रिवर राफ्टिंग, वाइल्ड लाइफ, जियोलॉजिकल गार्डन वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप देख सकते हैं और ये एक दिन में बड़ी आसानी से देखे जा सकते हैं। दार्जिलिंग जाने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून के महीनों का है, जब सारे भारत में गर्मी में लोग परेशान होते हैं, तो यहाँ आकर बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा आनंद आता है, बड़ा लुत्फ़ मिलता है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा ठंड पसंद है तो नवंबर से दिसंबर के महीने में आ सकते हैं। लेकिन बरसात के मौसम में मानसून के दौरान यहाँ काफ़ी बारिश होती है और लैंडस्लाइडिंग का भी ख़तरा रहता है। इसलिए टूरिस्ट मानसून में आना कम पसंद करते हैं। यहाँ देश विदेश के टूरिस्ट आते जाते रहते हैं। इसलिए दार्जिलिंग एक बार आप ज़रूर जाएं और दार्जिलिंग की ठंडक, दार्जिलिंग की खूबसूरती, चाय के बागान और वहाँ की ठंडक का लुत्फ़ लें, मज़ा लें और अपनी यात्रा का एक अहम पड़ाव इसको समझें। फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, जहां आपको फिर हम किसी दूसरे जगह की सैर कराएंगे। इससे पहले मैंने आपको कश्मीर की सैर कराई थी, अभी दार्जिलिंग की सैर करा रहे हैं। देखिए अगले में कहाँ जाते हैं और कहाँ की सैर कराते हैं। सॉरी, पिक्चर अभी बाकी है मेरे भाई। जब मैं दार्जिलिंग में घूम रहा था तो एक जगह महात्मा गांधी
की धातु की कद-आदम मूर्ति देखी। बापू की बड़ी अच्छी काले धातु की मूर्ति थी, हाथ में एक लाठी थी। दार्जिलिंग में महात्मा गांधी की मूर्ति को देखकर बड़ी खुशी हुई, लेकिन जब मूर्ति के नज़दीक पहुंचा तो बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि महात्मा गांधी के गले में लाल कपड़े का टुकड़ा बंधा था। मेरे दिल में यह बात आई कि ये किसी बच्चे की शरारत है जो महात्मा गांधी के गले में लाल कपड़ा बांध दिया है। जी मैं आया कि किसी से पूछूं, मगर मैं अकेला था, साथ में कोई था ही नहीं, इसलिए उस वक्त मैं खामोश रह गया। फिर सोचा कि किसी से क्या पूछूं, वो भी यही कहेंगे कि किसी बच्चे की शरारत है। लेकिन जब मैं दार्जिलिंग का टूर कंप्लीट करके सिक्किम टूर को निकला और गैंगटोक वगैरह घूम फिर कर फिर मैं पेलिंग पहुंचा और पेलिंग में एक होटल में ठहरा जिसका नाम था होटल गरुड़ा। उस होटल का मालिक सिक्किम का ही रहने वाला था, सिक्किम का बाशिंदा था। उस होटल से जब मैं 2 दिन के बाद सिलीगुड़ी के लिए रवाना हुआ तो होटल से निकलते वक्त होटल का मालिक नहीं था, उसकी बेटी थी। उसने कहा सर आगे कीजिए। जब मैंने सर आगे किया तो उसने एक सादा कपड़ा मेरे गले में बांध दिया। मैंने पूछा ये क्या है, तो उसने कहा कि ये हम लोगों की एक रस्म है, एक रिवाज है कि जब हम लोग किसी को रुखसत करते हैं, विदा करते हैं, तो उसको रिस्पेक्ट देते हैं और ये कपड़े का टुकड़ा गले में बांध देते हैं। ये कपड़ा गले में बांध देते हैं, हम लोगों का किसी को सम्मान देने का, इज्जत देने का एक तरीका है यह। तब मैं समझा कि दार्जिलिंग की ये एक रस्म है, दार्जिलिंग और सिक्किम की ये एक रस्म है। इसी वजह से महात्मा गांधी के गले में कपड़े का एक टुकड़ा बांध दिया गया था। हो सकता है कि उस समय कोई दार्जिलिंग का पर्व त्यौहार रहा होगा, उस त्यौहार में गांधी जी को याद करते हुए वहाँ के लोगों ने गांधी जी के गले में ये कपड़ा बांध दिया होगा। मैंने यादगार के तौर पर सिक्किम के उस कपड़े के टुकड़े को आज भी संभाल कर रखा है और जब भी वो टुकड़ा नज़र पड़ता है तो मुझे दार्जिलिंग सिक्किम की वो रस्म याद आ जाती है और वो मंज़र याद आ जाता है जब होटल गरुड़ा में उस लड़की ने मेरे गले में कपड़ा बांधा था और महात्मा गांधी के गले में दार्जिलिंग में कपड़ा देखा था। इसीलिए हर जगह के रस्म व रिवाज अलग अलग होते हैं और कहाँ सम्मान देने का, इज़्ज़त करने का क्या तरीक़ा है, ये हम लोगों को जब घूमते हैं फिरते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तब पता चलता है कि वहाँ लोगों का रखरखाव, बर्ताव, वहाँ लोगों का सलूक और वहाँ लोगों की परंपरा क्या है, वहाँ लोगों की रवायत क्या है। इस तरह हम लोगों को घूमना फिरना चाहिए और हमारे पूरे हिंदुस्तान के रस्म व रिवाज को मालूम करना चाहिए, जो कि अपने आप टूरिस्ट को पता चल जाता है कहाँ का क्या रस्म व रिवाज है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसके बाद हम और देखिए अब इसके बाद हम और आपको क्या दिखाने वाले हैं। दोस्तों, दार्जिलिंग का चौरास्ता बहुत मशहूर है। दार्जिलिंग का माल रोड और चौरास्ता दोनों एक ही जगह है, बल्कि यूँ कहिए कि साथ साथ है, सटा हुआ है। चौरास्ता एक ऐसी जगह है जहाँ दार्जिलिंग जाने वाले ज़रूर जाते हैं, क्योंकि वहाँ टूरिस्ट को बहुत सी एक्टिविटी करने को मिलती है, जैसे घोड़सवारी वगैरह। वहाँ के लोकल लोग घोड़ा लेकर वहाँ तैयार रहते हैं और जो टूरिस्ट चाहते हैं उन्हें घोड़े पर बिठाकर चौरास्ता के चारों तरफ घुमाते हैं। चौरास्ते के पास मार्केटिंग करने और खाने पीने की बहुत से ऑप्शंस हैं। यहाँ होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, स्ट्रीट फूड है। ये खूबसूरत जगह है, आपको जाकर भी बहुत अच्छा लगेगा। चौरास्ता पर एक मूर्ति बनी हुई है
ये मूर्ति गोल्डन कलर की है। ये एक कवि की है। दार्जिलिंग में इस कवि को बड़ी इज्जत है। लोग इस कवि को बड़ा सम्मान देते हैं क्योंकि ये एक ऐसे कवि हैं जो क्योंकि ये एक ऐसे कवि हैं जो सारे पहाड़ी लोगों को एक करने का काम कर चुके हैं। सारे पहाड़ी इलाके में अपने भारत के दार्जिलिंग और पड़ोसी देश नेपाल के पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोगों की कई भाषाएं यानी बोलियां थी। सब अपनी अपनी भाषाएं बोलते थे और सारी भाषाएं एक दूसरे से अलग थी, फिर भी नेपाली थी। इस कवि ने नेपाली भाषा को चुना और उसमें रामायण लिखी, जिसकी वजह से सारे नेपाली लोग अलग अलग बोली बोलने वाले, भाषा बोलने वाले रामायण पढ़ने के लिए इस नेपाली भाषा का चुनाव किया, जिस नेपाली भाषा में इस कवि ने रामायण लिखी थी। और इस तरह सारे नेपाली भाषा बोलने वालों की एक भाषा नेपाली हो गई। इस कवि ने सारे नेपाली भाषा भाषी को, जो भाषा की वजह से कई ग्रुप में बटे हुए थे, उनको एक ही नेपाली भाषा को अपनाने में और एकता में लाने का काम किया, जिसकी वजह से इस कवि की दार्जिलिंग में बड़ी इज्जत है, आदर है, सम्मान है। और इसी वजह से इनकी सुनहरी मूर्ति, सुनहरा गोल्डन स्टैचू चौरास्ते पर लगाई गई है, जहां दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं और इस कवि को देखते हैं। इस कवि का नाम है भानुभक्त आचार्य। चूँकि मैं भी एक कवि और शायर हूँ, इसलिए कवि भानुभक्त आचार्य को अपनी ही बिरादरी का मानकर हम भी गौरवान्वित हुए और मेरा भी सर फ़ख्र से ऊंचा हो गया। मैंने यहाँ भानुभक्त आचार्य के साथ कई फ़ोटो खिंचवाए। दार्जिलिंग की और चीज़ों के साथ साथ भानुभक्त आचार्य भी मुझे याद रह गए। कवि भानुभक्त आचार्य की वजह से चौरास्ता और मशहूर हो गया। सारी दुनिया के लोग आते हैं और चौरास्ता पर जाते हैं और चौरास्ता में लगी कवि भानुभक्त आचार्य की मूर्ति को देखते हैं। उनके बारे में मूर्ति के नीचे पत्थर पर लिखा हुआ है उनका नाम और कुछ जानकारियाँ। तो चलिए चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ, अगली चीज़ के बारे में बताते हैं आपको। सच ही कहा है किसी कवि ने, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। ये कहावत चरितार्थ होती है इस जगह कि जहाँ कवि की दृष्टि गई वहाँ रवि की दृष्टि नहीं गई। अंधेरे में जहाँ छाँव होती है या कोई छाया होती है, वहाँ सूरज की रोशनी, रवि की रोशनी नहीं पहुँचती है, लेकिन कवि की रोशनी वहाँ भी पहुँचती है और कवि वहाँ भी पहुँच जाते हैं। ये कवि का बड़प्पन है। दोस्तों, ये मूर्ति है पंडित राहुल संकृत्यायन की। अब आइए बताते हैं पंडित राहुल संकृत्यायन कौन थे और उनकी मूर्ति यहाँ दार्जिलिंग में क्यों यादगार के तौर पर लगाई गई है। पंडित राहुल संकृत्यायन का नाम एक जाना पहचाना नाम है। ये बहुत बड़े विद्वान थे, इसीलिए इन्हें आदर से पंडित राहुल संकृत्यायन कहा जाता है। इन्होंने दुनिया देखी थी। ये एक बहुत बड़े टूरिस्ट थे, यायावर थे, यात्री थे। इन्होंने न केवल भारत और चीन का भ्रमण किया था, बल्कि श्रीलंका भी गए थे। इनके बारे में मशहूर है कि वो कई खच्चरों पर किताब लाद कर चीन से भारत लाए थे। इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं और अपने इल्म ज्ञान के लिए मशहूर हैं।
पंडित राहुल संकृत्यायन की एक शादी दार्जिलिंग में भी हुई थी और अंत समय में इनका आखिरी वक्त दार्जिलिंग में ही गुजरा और यहीं उनका स्वर्गवास हुआ। यहीं उनका अंतिम क्रियाक्रम किया गया, आखिरी रसूमात अदा की गई। इसलिए राहुल संकृत्यायन को सम्मान देने के लिए उनकी मूर्ति दार्जिलिंग में लगाई गई है। ये मूर्ति भी धातु की है, काले रंग के धातु की है, जो आपके सामने है। आप भी देख लीजिए पंडित राहुल संकृत्यायन को, जो भारत का एक बहुत बड़ा ज्ञानी और विद्वान था, जिसको पंडित के नाम से लोग सम्मान देते थे और पंडित राहुल संकृत्यायन कहते थे। तो एक बात तो मैं भूल ही गया था, मैं आपको दार्जिलिंग के हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि अगर आप दार्जिलिंग आएँ तो हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट या हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान को ज़रूर देखें, क्योंकि ये अपने आप में एक अद्भुत आनंद आपको देगा। यहाँ आकर आप ये समझ सकेंगे पहाड़ पे चढ़ना कितना मुश्किल है, इसकी ट्रेनिंग कितनी मुश्किल है और इसमें कितने बड़े जान को ख़तरे में रख के लोग पहाड़ पे चढ़ते हैं और माउंट क्लाइंबिंग करते हैं। इसलिए आपको आइए ले चलते हैं हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की सैर कराने के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ थोड़ी देर तक। और हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट या HMI या हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान, हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान या HMI दुनिया के मशहूर माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में से एक है। 4 नवंबर 1954 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित यह संस्थान स्वर्गीय तेनजिंग नोरगे शेरपा और सर एडमंड हिलेरी द्वारा माउंट एवरेस्ट की पहली सफल चढ़ाई के उपलक्ष्य में इस इंस्टीट्यूट को बनाया गया था। दक्षिण पूर्व एशिया का प्रमुख पर्वतारोहण संस्थान होने के नाते हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट को भारतीय पर्वतारोहण का मक्का भी कहा जाता है। संस्थान की एक इंटरनेशनल हैसियत है और इसने दुनिया भर के हज़ारों लोगों को पहाड़ पर चढ़ने का, पर्वतारोहण का, माउंटेनियरिंग का प्रशिक्षण दिया है और इसकी गतिविधि से अवगत कराया है। पहाड़ पर माउंटेनियरिंग के सिलसिले में जो भी जानकारी होती है, जो भी बातें होती हैं, उसको हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग अच्छी तरह से सिखाता है। एक मर्तबा अगर दार्जिलिंग जाएं तो दार्जिलिंग ज़रूर हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट को देखने जाएं। दार्जिलिंग आने वाले लोग दार्जिलिंग के टाइगर हिल तो ज़रूर देखते हैं या देखने जाते हैं, मगर एक चीज़ जो दार्जिलिंग की बहुत अहम है उसे देखने नहीं जाते हैं, और वो है पहाड़ों पर चढ़ने और हिमालय की चोटी पर चढ़ने वाले पहले हिंदुस्तानी की
मूर्ति और उनके पहाड़ पर चढ़ने की रस्सी, डोरी, कुप्पी, जूते और सामान सबका एग्जीबिशन इस इंस्टीट्यूट में है। आप आएँ तो इस इंस्टीट्यूट के इस म्यूज़ियम में ज़रूर जाएं, जहां पहले माउंट एवरेस्ट के इस चोटी को फतह करने वाले तेनजिंग नोर्गे शेरपा और सर एडमंड हिलरी ने जिन कपड़ों को पहन के, जिन सामानों के ज़रिए माउंट एवरेस्ट को फतह किया था, वो सारी चीज़ें इस म्यूज़ियम में रखी हुई हैं। तेनजिंग शेरपा, स्वर्गीय तेनजिंग नोर्गे शेरपा इस इंस्टीट्यूट के पहले डायरेक्टर थे, जो प्रशिक्षण देते थे, प्रशिक्षण डायरेक्टर थे, क्योंकि उनका तजुर्बा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का था और माउंट एवरेस्ट पर झंडा लहरा के आए हुए थे। इसलिए दार्जिलिंग आएँ तो इसको ज़रूर देखें। दार्जिलिंग का माउंटेनियरिंग, हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट या HMI या हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान।
प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।